Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मुर्दों में भी जान डाल दे, उनकी ऐसी कहानी थी। वो कोई और नहीं बल्कि झांसी की रानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना से हूबहू कराने जा रही हूँ जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1828 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन लोग इन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। बचपन में ही इन्होंने अपनी मां को खो दिया। उसके बावजूद भी इनका लालन पोषण इनके पिता ने किया। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवार और तलवारबाज में बहुत निपुण थी। इन्होंने अपना बचपन तात्या टोपे और नाना साहिब के साथ गुजारा था। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने रामगढ़ का किया अपमान, मर्दानी की परिभाषा बनकर दिया आजादी का पैगाम। आज मैं भारत और मध्य प्रदेश की उस वीरांगना की बात करने जा रही हूं जिसने देश के खातिर अपना बलिदान दे दिया, देश के खातिर अपनी ही तलवार अपने सीने पर भोंक ली। मैं बात करने जा रही हूं वीरांगना रानी अवंतीबाई की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के अंदर सिवनी जिले में मनखेड़ी गांव में 1831 में होता है। लोधी परिवार के अंतर्गत इनका जन्म होता है और कुछ टाइम के बाद इनका विवाह होता है रामगढ़ रियासत के अंदर लक्ष्मण सिंह लोधी के बेटे विक्रमादित्य लोधी के साथ। विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात इनके ससुर जी चल बसते हैं और फिर उसके कुछ टाइम के बाद इनके पति विक्रमादित्य लोधी भी बीमार पड़ जाते हैं और इस स्थिति का फायदा उठाते हैं अंग्रेज और अंग्रेज एक सलाहकार रामगढ़ रियासत में भेजते हैं। रानी ने अंग्रेजों की चालाकी समझी और उस सलाहकार को मार भगाया अपनी रियासत के अंदर से। लेकिन बदकिस्मती से कुछ टाइम के बाद विक्रमादित्य लोधी का भी देहांत हो जाता है और उस वक्त रानी अवंतीबाई के दो पुत्र काफी छोटे हुआ करते थे। इस स्थिति का फायदा वापस से अंग्रेज उठाते हैं और अंग्रेज रामगढ़ रियासत को हड़प नीति के अंतर्गत, डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते हैं। लेकिन उस समय तक 1857 की क्रांति का बिगुल बज उठा था और इस क्रांति की आग महाकौशल तक फैल चुकी थी। महाकौशल के अंदर नेतृत्व कर रहे थे शंकर शाह, जो कि 70 वर्ष के थे, और उनके बेटे रघुनाथ शाह। लेकिन अंग्रेज उस विद्रोह के अंतर्गत शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अलग अलग तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा देते हैं और इस क्रम में इसका जो विरोध है वो व्यापक पैमाने पर पूरे क्षेत्र में फैल जाता है और इसका विरोध रानी अवंतीबाई के द्वारा भी किया जाता है, यानी रामगढ़ रियासत के द्वारा भी किया जाता है। रामगढ़ रियासत के सैनिक इस विद्रोह के क्रम में, यानी इसके विरोध के क्रम में पूरा का पूरा जो घुघरी थाना था, घुघरी थाने पर अधिकार कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, उसका घेराव कर लेते हैं और साथ ही साथ जबलपुर और मंडला के मार्ग को बंद कर देते हैं ताकि अंग्रेजों का वहां पर प्रवेश ना हो पाए। अंग्रेज मंडला के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद 23 सितंबर 1857 को मंडला के अंदर है खेरी गांव के अंदर एक युद्ध करते हैं और उस युद्ध में भाग लेने वाली है रानी अवंतीबाई और
अंग्रेजों का जो समय कमिश्नर था उसका नाम था वॉडिंगटन को उस युद्ध में भागना पड़ता है, यानी अंततः रानी अवंतीबाई की सेना की जीत होती है और अंग्रेजों की हार होती है। अंग्रेज इस हार से बौखलाए हुए थे और कुछ समय पश्चात 1858 में एक बार फिर से मंडला के ही निकट युद्ध कर देते हैं रानी अवंतीबाई पर। रानी अवंतीबाई मंदिर में पूजा करती हैं और वहां पर देवी से आशीर्वाद लेती है और आशीर्वाद लेने के बाद युद्ध भूमि में कूद पड़ती हैं। युद्ध भूमि में कूद पड़ने के पश्चात वो देखती है कि उनकी जो सेना है अंग्रेजों की सेना के मुकाबले काफी छोटी है और स्वयं को अंग्रेजों से घिरा हुआ देख वो खुद को, यानी रानी दुर्गावती का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने अकबर का सामना किया था, वो भी मध्य प्रदेश की एक वीरांगना थी। रानी दुर्गावती का ही अनुसरण करते हुए खुद की तलवार अपने सीने में भोंककर अपना बलिदान दे देती हैं। तो ऐसे बलिदान को, ऐसी वीरांगना को हमें केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए बल्कि अपने जीवन में उनसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमें सीखनी चाहिए कि कितने सारे यहाँ पर बलिदानियों के कारण आज हम स्वतंत्र घूम पा रहे हैं, आज हम और आप बात कर पा रहे हैं। उनके कितने रक्त बहे होंगे, उन्होंने कितने रक्त बहाए होंगे, उनके अंदर कितनी ज्यादा शक्ति होगी कि उन्होंने खुद की तलवार अपने सीने में भोंक ली होगी। और यही काम रानी दुर्गावती ने भी किया था जब उन्होंने अकबर का सामना किया था। तो इस तरह से रानी अवंतीबाई का ये था पूरा एक जीवन जो मैंने आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें कहा जाता था क्रांति गुरु। जी हाँ, क्रांतिकारियों का गुरु। आपने शायद इनका नाम ना सुना हो या कम सुना होगा, बट इनके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा क्या महान शख्सियत थे। ज्ञान का जो पूर्ण प्रयोग है वो देश की सेवा, देश के लोगों की सेवा में कैसे लगाया जाता है, आपको इनकी जीवनी या इनकी कहानी सुन के पता चलेगा। तो हम बात करने वाले हैं आज श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात में हुआ। दिमाग से इतना धनी, ज्ञान से इतने धनी पुरुष कि इन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर ली और इसके बाद अजमेर में ये वकालत भी करने लगे, जहां पर इनका संपर्क होता है बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ। इनका वहां पर मिलन होता है और तीनों ही लोग आर्य समाज में काम करने लगते हैं और साथ ही साथ देश को आज़ाद करने के लिए जो भी रणनीतियां हैं ये आपस में बनाते हैं। इसके बाद इनका जो मन है, जो रुझान है, वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की तरफ बहुत ज़्यादा झुकने लगता है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ ये रह ही रहे थे। संस्कृत में इतना रुझान बढ़ जाता है कि ये पूरे देश में घूमते हैं वेदों का ज्ञान लेने के लिए और काशी के खुद ब्राह्मण इन्हें ब्राह्मण की उपाधि देते हैं। जी हाँ, ये पहले नॉन ब्राह्मण व्यक्ति थे जिनको काशी के ब्राह्मणों ने ब्राह्मण की उपाधि दी थी। और फिर कुछ समय तक अपने ज्ञान की बदौलत ये अजमेर और जूनागढ़ जैसी रियासतों के दीवान भी रहे। तो आप समझ सकते हैं ज्ञान के कितने धनी थे, कितना ज्ञान इनके पास था, पर इस ज्ञान को सही जगह लगाना अभी बाकी था। फिर ये जाते हैं इंग्लैंड और बालियोल कॉलेज में, वहां पर इन्हें संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, उस समय पर कोई विदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहा हो संस्कृत लैंग्वेज को लेकर विदेश में, क्या वो अपना जीवन वहां पर शांति से नहीं बिता सकता था? बिल्कुल बिता सकता था, बट इन्होंने फैसला किया देश के लिए और देश के लोगों के लिए काम करने का। और लंदन में रहते रहते इन्होंने स्थापना की इंडियन हाउस की। जी हाँ, आपने नाम पहले भी कई बार इतिहास में सुना होगा, इंडियन हाउस। ये वही इंडियन हाउस है जहां से वीर सावरकर और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी निकले थे, जहां से उनका जन्म हुआ था एक क्रांतिकारी के रूप में। तो ये इंग्लैंड में रहकर, इंडियन हाउस में रहकर बहुत सारे इंडियंस को शरण देते थे और उन्हें क्रांतिकारी की पाठ पढ़ाते थे। क्रांतिकारी कैसे बना जाता है ये सिखाते थे, इसीलिए इन्हें कहीं ना कहीं क्रांति गुरु कहा जाता था। और वहां पर रहते रहते लंदन में ही इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिस्ट करके एक पत्रिका छापी, जहां पर ये इंडियन के स्ट्रगल्स, इंडियन के जो भी क्रांतिकारी लोग थे उनके बारे में ये लिखा करते थे। और लंदन में रहते रहते ही कहीं ना कहीं इन्होंने जड़ें वहां से हिलानी शुरू कर दी थी। इन्होंने शिवाजी स्कॉलरशिप नाम का एक प्रोग्राम भी चालू किया, जहां पर ये इंडियन स्टूडेंट्स जो कि विदेशों में रहते थे वहां उन्हें ये वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। और इसके बाद इनर टेम्पल पे इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी शुरू की। बट इनके क्रांतिकारी रवैये को देखते हुए इंग्लैंड ने
इनको रोक लगा दी इनकी डिग्री पर और इन्हें लंदन से पेरिस शिफ्ट होना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्रांति गुरु कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने दायित्व निभाए एज अ स्टूडेंट, इन्होंने बहुत कुछ जीता, इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, बट जब एज अ टीचर जब ये थे तो इन्होंने सिर्फ एकेडमिक्स नहीं पढ़ाए, बच्चों को या अपने जो भी विद्यार्थी थे उन्हें कहीं ना कहीं क्रांति और ये भी बताया कि देश के लिए कैसे जिया जाता है, कैसे आज़ादी ली जाती है। देश में स्वाधीनता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक कई महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्हीं में से एक थे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री और हिंदुस्तान के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1875 का दौर था। वर्ष 1875 के 10वें महीने का वो आखिरी दिन, जहां पर गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से करीब 400 किलोमीटर दूर नाडियार ग्राम में झावेर भाई पटेल के यहाँ खुशियों का माहौल था। यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, साथ ही प्रारंभिक अवस्था से ही, अपनी बाल्यावस्था से ही ये पढ़ाई में काफी रुचि भी लिया करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नाडियार ग्राम में ही संपन्न हुई। वर्ष 1910 के दौरान ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से 3 वर्ष में पढ़ाई को पूरा कर जब 1913 में जब ये भारत आए तो भारत के नामचीन क्रिमिनल लॉयर में इनका नाम शामिल हो गया। आजादी के संघर्ष के दौरान जब इनकी मुलाकात अपने से उम्र में 7 साल बड़े महात्मा गांधी जी से हुई, ये महात्मा गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से काफी ज्यादा प्रेरित रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में वर्ष 1918 का खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी, जो स्थानीय किसानों पर बढ़ाए गए कर के विरोध में था। 12 जून 1928 को बारदोली सत्याग्रह, जो कि मुंबई प्रेसिडेंसी के ऊपर 22% कर लगाए जाने के विरोध में था, यहां पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां पर बारदोली में स्थानीय महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी और ये जाने गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में। 1942 का दौर था जब भारत छोड़ो आंदोलन चरम पे चल रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर इस आंदोलन में अहम योगदान दिया, साथ ही स्थानीय लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित भी कराया, जिसके परिणाम स्वरूप ये अंग्रेजी हुकूमत की किरकिरी बन चुके थे। ये अंग्रेजी हुकूमत को चुभने लगे थे। वल्लभ भाई पटेल को, साथ ही स्थानीय नेताओं को और कुछ राष्ट्रीय नेताओं को अहमदनगर की जेल में बंदी बनाकर रखा गया। जब यहां से ये रिहा हुए तो दौर चल रहा था वर्ष 1945 का। 1945 का यह वह दौर था जहां पर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें पूरी तरीके से हिल चुकी थीं। उन्हें एक बात समझ में आ चुकी थी, यदि भारत पर शासन करना है तो हिंदुस्तानियों की मदद के बिना यह संभव बिल्कुल भी नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन भी इस दौर में हो चुका था और आजादी के बाद अलग पाकिस्तान भी बन चुका था और देसी रियासतों के पास एक विकल्प यहां पर दिया गया, या तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ें, या तो वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ें, या वो स्वायत्त अपना शासन भी चला सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण 560 देसी रियासतों का भारत में विलय हुआ। इनके कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। देश की एकता और इसके मौजूदा स्वरूप को तैयार करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान है और इनके इस योगदान को भारत कभी नहीं भूलेगा। शेर की दहाड़ का जस था जिसमें वो थे मंगल पांडे। छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुए जवान वो थे मंगल पांडे। आज भी जो रोकते खड़े कर दे ऐसे विचार के धनी थे मंगल पांडे। वर्ष 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी ने जन्म लिया था जिसके नाम से अंग्रेज थर्राते थे, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर में विद्रोह कर क्रांति की शुरुआत की थी। आज हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 में क्रांति का बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे की बात कर रहे हैं। 1849 में जब वह 22 वर्ष के थे तभी से वे ब्रिटिश इंडिया कंपनी में सेना में शामिल हुए और मंगल बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के एक सिपाही रहे थे।
ये वो वक्त था दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार से भारत काफी प्रताड़ित था, लेकिन ये आक्रोश तब फूटा जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में इनफील्ड P53 राइफल ने नए कारतूसों को इस्तेमाल करना शुरू किया गया। इन कारतूसों को और भारतीय सैनिकों के बीच में खबर फैल जाती है कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। डेट थी दोस्तों 9 फरवरी 1857 जब नए कारतूस देसी पैदल सेना में शामिल किए गए और अंग्रेजों ने दोस्तों कहीं ना कहीं ये हथियार के साथ साथ इन कारतूसों का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया गया। लेकिन जब नए कारतूस जब सेना में शामिल होते हैं तो मंगल पांडे ने इसे लेने से मना कर दिया, तो इस वजह से अंग्रेजों ने उनके हथियार छीन लिए जाने और वर्दी उतार लेने का हुक्म दिया। डेट थी 29 मार्च 1857 जब उनकी राइफल छीनने के बाद जब अंग्रेज कहीं ना कहीं अफसर जो थे जिनका नाम था मेजर ह्यूसन वो आगे बढ़े तो मंगल पांडे ने उनको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों जब ये बाद में कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी की गई मंगल पांडे की और उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, तब दोस्तों तय किया गया उन्हें 18 अप्रैल को फांसी दी जाएगी। लेकिन अंग्रेजों को भय था कि मंगल पांडे द्वारा फूका गया जो बिगुल है वो आग की तरह कहीं ना कहीं पूरे देश में फैल जाएगा और बड़े लेवल पे क्रांति की भावना जागृत हो जाएगी। इसलिए उनको 18 अप्रैल की जगह 8 अप्रैल को फांसी की सजा दी गई। दोस्तों ऐसे महापुरुष को पूरा देश कहीं ना कहीं सलाम करता है और मंगल पांडे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके भारतीय इतिहास में आज भी उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया गया है दोस्तों। और इनकी जो कहानी है वो आगे आने वाले पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर देश के लोगों को ये सिखाने वाले एक महान व्यक्तित्व कि आपके पास संसाधन है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध हौसलों से जीते जाते हैं, लड़ाइयाँ जो होती हैं वह हमारे मजबूत इरादों से जीती जाती हैं। जय हिंद का नारा जिस व्यक्ति ने दिया, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर अभी जो सबसे जरूरी चीज है वो है एकता, यूनिटी। राष्ट्र सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, ना कि जाति, धर्म और समुदाय। हम जिन परिस्थितियों में अभी खड़े हुए हैं वहां एकमात्र लक्ष्य हिंद होना चाहिए और उस हिंद का मतलब सिर्फ भारत है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत छोटी सी उम्र में ICS उस समय की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती थी जिसका पेपर लंदन में हुआ करता था, 4th रैंक लाकर भी उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि देश उनके लिए बहुत बड़ा था। वर्तमान समय के जो परिदृश्य हैं या आज का जो युवा है उसको बहुत सिखाने की कोशिश की गई है इस महान व्यक्तित्व के द्वारा। लोकप्रियता इतनी कि गांधी समर्थित एक व्यक्ति जिनको कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर हरा दिया गया, और विचार इतने प्रबल कि जर्मनी के जो हिटलर थे उस समय जो सबसे बड़े शासक माने जाते थे वो भी इस व्यक्ति को नमन करते थे, इनको सलाम करते थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। युद्ध का एक नियम है कि सहरा उसके सर पे सजता है जो जिंदा रहता है, पर ये जीत उसकी होती है जो कुर्बान होता है, जो शहीद होता है। इस देश की स्वतंत्रता में ऐसे अनगिनत ऐसे लाखों शहीदों ने योगदान दिया है, तब जाकर हमको ये स्वतंत्रता मिली है। यूं ही मुकम्मल नहीं हो जाता ताज, अक्सर खून या रक्त की नदियां बहानी पड़ती हैं। और जब हमारे पास संसाधन नहीं थे तब इसी नारे के साथ माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लोगों को भरोसा दिलाया कि लड़ने के लिए हथियार नहीं चाहिए, मैं हूं तो मेरा साथ दो। उड़ीसा में एक छोटी सी जगह पर इनका जन्म हुआ। परिवार ठीक था, शिक्षा में बहुत अच्छे थे, एजुकेशन की, और फिर ICS देने के लिए लंदन चले गए। पेपर को पास किया, उसके बाद भारत आए और भारत आकर बहुत छोटी सी उम्र में बंगाल में मेयर के पद का चुनाव लड़ा और उसके बाद हमेशा आगे ही बढ़ते चले गए। 1938-39 में पूरे भारत में अगर सबसे फेमस कोई व्यक्ति हुआ करते थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतार मैया को हराया। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ती है और इसके बाद से इन्होंने अपने रास्ते अलग कर दिए। फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद फौज और
first independent government of India is established by Netaji Subhash Chandra Bose on 21st of October 1943। जब कोई आजादी की सोच भी रहा था तब इस व्यक्ति ने आजाद सरकार को बना दिया। ये जो आजादी है यूं ही मुकम्मल नहीं हो गई। हम देश को कुछ भी कह देते हैं, ये देश खराब है, इस देश में ये कमियां हैं, इस देश में वो कमियां हैं, ये संविधान खराब है, सरकार खराब है, व्यवस्थाएं खराब हैं। आप उस दौर को एक बार कभी सोच कर देखिए जब ब्रिटिश तानाशाही से ये महान शहीद हमारे लड़ रहे थे और ये आजादी का ताज हमारी भारत माँ के सर पे इन्होंने लगा दिया। तो ऐसे सभी योद्धाओं को मेरा नमन है और वर्तमान परिस्थितियों में आप लोगों से एक निवेदन है कि सीखें किस तरीके से विपरीत हालातों में हम बेहतर कर सकते हैं। अपनी मंजिल अगर हमें बहुत प्रिय है तो रास्ते हम बना लेते हैं। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज भी एक उलझी पहेली है। कहाँ है? कोई कहता है शहीद हो गए हैं, कोई कहता है कि अभी भी हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने कहीं उनको देखा है। और ऐसी राजनीति की सरकार आज तक ये नहीं बता पाई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है और जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। और चूंकि भाभरा इनकी जन्मस्थली है, इसी वजह से भाभरा का नया नाम चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया है। अब हम ये जानते हैं कि इन्हें चंद्रशेखर आजाद क्यों कहा गया। तो हुआ ये था कि चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद काफी भड़क भी गए थे और उन्होंने चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा भी सुनाई थी। लेकिन इसी घटना के बाद से चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना गया। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया था। ये बेहद कम उम्र में देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा भी बन गए थे। जब सन 1922 में चौरा चौरी की घटना हुई, इसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और इसी के बाद से आजाद का कांग्रेस से मोह भंग भी हो गया था। इसके बाद इन्होंने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अपनाया। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड 1925 में पहली बार सक्रिय रूप से भाग भी लिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी लिया था। अब हम बात करते हैं कि इनकी शहादत कैसे हुई। तो हुआ ये कि अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और कुछ अन्य साथियों के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने अपने साथियों को तो वहां से निकाल दिया, लेकिन अकेले अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल भी हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक अकेले ही लड़ते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे और ना ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी।